P121, the following particulars relate to a contract undertaken by a firm of engineer। एक इंजीनियर्स की फॉर्म है जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले आप देखिए मटेरियल सेंड टू साइट, जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वहां पर कितनी मटेरियल को इशू किया गया। लेबर एंगेज ऑन साइट, प्लांट इंस्टॉल एट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, 400 रुपए की मटेरियल वापस कर दी गई। वर्क सर्टिफाई रुपीज 1,43,000 गिवन इन द क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट सर्टिफाई, ये भी आपको दिया हुआ है। मटेरियल इन हैंड, वर्ष के अंत में एट द एंड ऑफ ईयर 1400 की मटेरियल रखी हुई है। वेचेज अक्रूड, स्पेशल प्रोविजन बताता हूं उसके बारे में। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अक्रूड, वैल्यू ऑफ प्लांट एज ऑन 31 ऑफ मार्च दिया हुआ आपको, जिसको बोलते हैं प्लांट एट साइट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, कैश रिसीव्ड का अमाउंट भी दिया हुआ है। ठीक है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर हमें ये समझना है कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, दूसरा इसमें कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, उस इंफॉर्मेशन को देख करके हमें यहाँ पर अकाउंट बनाना है। तो एक वर्किंग नोट में एक छोटा सा अकाउंट में यहाँ पर मैं बनाता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड में आता है टू मटेरियल। तो मटेरियल को कितने तरह से हम लिख सकते हैं, जिसे मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया है। टू मटेरियल कंज्यूम, जितना मटेरियल इशू किया गया उसमें से जितना मटेरियल बच गया और जितना मटेरियल हमने यहाँ पर वेयर हाउस में वापस से लौटा दिया, यदि हम उसको माइनस करें तो क्या आता है, टू मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर मटेरियल को डेबिट में भी दिखा रखा है और बचा हुआ मटेरियल क्रेडिट साइड के अंदर है। ठीक है, तो हम मटेरियल को दो तरह से दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मटेरियल कंज्यूम दिखा रहा हूं। ठीक है, कैसे, तो इसको एक छोटे से वर्किंग में यहीं पर दिखाते हैं। कितनी मटेरियल को इशू किया गया था, 64,500, उसमें से कितनी मटेरियल अभी भी बची हुई है। तो देखिए इसमें दिखा रहा है मटेरियल एट साइट या मटेरियल इन हैंड, 1400 रुपए की मटेरियल अभी भी बची हुई है। कितनी मटेरियल को गोडाउन को वापस लौटा दिया गया, वेयर हाउस को वापस लौटा दिया गया, स्टोर हाउस को वापस लौटा दिया गया। तो बाई मटेरियल रिटर्न टू स्टोर दिख रहा है आपको यहाँ पर 400 रुपए। ठीक है, तो यदि हम 64,500 में से माइनस करते हैं तो हमें मटेरियल कंज्यूम का अमाउंट पता चले जाता है। तो कितना अमाउंट आएगा, एक बार आप करके देखें। 64,500 माइनस 1400 माइनस 400, डायरेक्टली आप यहाँ पर 62,700 रुपए दिखा सकते हो मटेरियल कंजम्पशन के नाम से। तो एक तरह से जो सॉल्यूशन हमारे सामने है, इसमें मटेरियल को अलग तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है और मैंने जो आपको बताया वो किस नाम से बताया, टू मटेरियल कंज्यूम, कितनी मटेरियल को कंज्यूम किया गया इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, कैसे किया, 64,500 उसमें से माइनस किया आपने 1400। ठीक है, फिर माइनस किया आपने 400। चलिए अगला पॉइंट है, अगला एक्सपेंडिचर लेबर एंगेज ऑन साइट। देखिए यहां पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है लेबर को लेकर के। यदि क्वेश्चन के अंदर आपको लेबर को लेकर के एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसका मीनिंग आप समझिए। लेबर एंगेज ऑन साइट 54,500 और नीचे आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, वेजेज अक्रूड ऑन 31 ऑफ मार्च 1800। अभी वेजेज अक्रूड का मतलब क्या है, देखिए वेजेज या फिर लेबर, एक होता है लेबर पेड, वेजेज पेड, कितनी वेजेज का पेमेंट कर दिया गया और कितनी वेजेज ऐसी थी, मतलब
लेबर को पेमेंट करना था लेकिन पेमेंट नहीं किया, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेज या फिर वेजेज अक्रूड। तो आप देखिए 54,800 का वेजेज का पेमेंट कर दिया गया, तो हम इसको किस तरह दिखा सकते हैं, टू वेजेज पेड कितना 54,800, और यहीं पर हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वेजेज का मतलब होता है कितनी वेजेज ऐसी थी जो इनकर्ड तो हो चुकी थी लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया गया, तो वो आपको दिया हुआ है अलग से 1,800 रुपया। प्रोविजन आपको समझना होगा अच्छे से कि वेजेज का कैलकुलेशन कैसे करना है। यदि वेजेज को लेकर के इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है कि वेजेज अक्रूड, वेजेज अक्रूड का मतलब होता है वेजेज इनकर्ड बट नॉट पेड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बट नॉट पेड, खर्चा हो गया लेकिन अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया। तो पेमेंट कितने का हुआ, एक तरह से देखा जाए तो 54,800 का। ठीक है, चलिए अब क्या करें, हम यहाँ पर टोटल वेजेज को दिखाते हैं, जिसको बोलते हैं वेजेज इनकर्ड। तो 54,800 वेजेज पेड, लेबर पेड प्लस 1,800, 56,600 की टोटल वेजेज है जो हमें यहाँ पर लेनी है। ठीक है, चलिए तीसरा अमाउंट है इसमें यहाँ पर प्लांट को लेकर के। तो जैसा मैंने आपको बताया प्लांट का डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिख सकते हैं। दूसरा तरीका होता है प्लांट की कॉस्ट को हम डेबिट साइड में लिखें और प्लांट जो बचा हुआ उसको हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो मैं आपको यहाँ पर दूसरे तरीके से करना बता रहा हूँ क्योंकि एक सोल्यूशन तो हमारे सामने है, मैं आपको इसको सेकेंड वे में बता रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो टू प्लांट डेप्रिसिएशन, हम डायरेक्टली यहाँ पर प्लांट का डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। अब डेप्रिसिएशन को अलग अलग तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको लाइफ दे रखी है, यदि आपको डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है तो हम उसको देखेंगे। लेकिन आप देखिए अभी क्वेश्चन में हमारे पास में क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लांट की कॉस्ट हमको दे रखी है 11,300 रुपए। कितना प्लांट बच गया एक वर्ष के अंत में, 8,200 रुपए। ये प्लांट एट साइट, इतना प्लांट बच गया। तो 11,300 का प्लांट हमने यहाँ पर लगाया था, उसमें से 8,200 का प्लांट रिमेनिंग आज भी है। इसका मतलब कितना डेप्रिसिएशन प्लांट के ऊपर इस टाइम पीरियड में, पूरे साल भर के टाइम पीरियड में लग गया, 3,100 रुपया। इसको बोलते हैं प्लांट का डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। तो तीन एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए, मटेरियल कंज्यूम, लेबर इनकर्ड, प्लांट डेप्रिसिएशन। अगला है इसमें यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में भी यदि हमें यहाँ पर अक्रूड दिया हुआ है तो दोनों को हमें ऐड करके दिखाना होगा। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर पेड, मैं इसको किस नाम से लिख रहा हूँ, पेड, इतना पेमेंट तो हो गया। तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर पेड ₹2,400। ठीक है, और इसमें आपको ऐड करना है ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना एक्सपेंडिचर अभी भी देना बाकी है, एक्सपेंडिचर हो गया लेकिन पेमेंट नहीं किया, 200 रुपए। तो कुल मिलाकर के एक्सपेंडिचर इनकर्ड कितना आएगा वो हमें देखना है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड आएगा 2,600 रुपए। ठीक है, अगला एक्सपेंडिचर है इसमें यहाँ पर टू एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस। टू एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, इसको लेकर के कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 3,250 रुपया। उसके बाद में आप बस देखिए मेटल रिटर्न को हमने देख लिया, प्लांट एट साइड देख लिया, वेजेज का हमने ट्रीटमेंट कर दिया है। अब हमें क्रेडिट साइड को चेक करना है। ठीक है, चलिए क्रेडिट साइड में बाय मटेरियल एट साइड, बाय प्लांट एट साइड, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर नहीं आएगा क्योंकि उसका एडजस्टमेंट हमने डेबिट साइड में ही करके दिखा दिया। अब लिखेंगे हम यहाँ पर क्या, बाय मोस्ट इंपोर्टेंट कैलकुलेशन बाय WIP। और WIP में क्या क्या आता है, WIP में आता है वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, और दूसरा क्या आता है इसमें यहाँ पर, वर्क अनसर्टिफाइड। अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दोनों ही अमाउंट दिए हुए हैं, वर्क सर्टिफाइड भी हमें दिया हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड भी दिया हुआ है।
तो इसको हम ऐसे के ऐसे यहाँ पर नोट कर लेंगे। 1,40,000 वर्क सर्टिफाई और 3,400 वर्क अनसर्टिफाइड। WIP के नाम से हम इन दोनों को यहाँ पर जोड़कर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो 1,43,000 प्लस 3,400 146,400, ये क्या लिखा हमने, बाई WIP। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, लास्ट कैलकुलेशन हमारी यहाँ पर है इस अकाउंट की, टू नोशनल प्रॉफिट। कितना आएगा, बैलेंसिंग फिगर निकालना होगा। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे, चलिए टोटल करते हैं। तो 146,400 में से आपको डेबिट के सारे आइटम माइनस करने, तो डेबिट में क्या लिखा हुआ है, 62,700 प्लस 56,600 प्लस 3,100 प्लस 2,600 प्लस 3,250। डेबिट साइड में कुल मिलाकर के टोटल आ रहा है 128,250 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 146,400। इसका मतलब डिफरेंस कहां पर आया, डेबिट साइड में। इसको बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट और वो आता है 18,150 रुपया। तो हमारा पहला कैलकुलेशन कंप्लीट है। अब यहीं पर हम एक बार अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, अकाउंट को एक बार क्लोज कर दिया। उसके बाद ये जो नोशनल प्रॉफिट है ये ट्रांसफर होगा सेकंड स्टेज में, तो बाय नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, और इस नोशनल प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट कहां जाने वाला है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और रिमेनिंग प्रॉफिट आने वाला है टू रिजर्व के अंदर। ये कैलकुलेशन हमें करके दिखाना है। चलिए 146,400। अब यहीं पर एक छोटा सा वर्किंग नोट। ठीक है, क्या करते हैं हम, सबसे पहले चेक करते हैं वर्क सर्टिफाई एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का परसेंटेज। देखिए आप ध्यान से, वर्क सर्टिफाई कितना है, वर्क सर्टिफाई 1,43,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको दी हुई है 2 लाख रुपए। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकलता है, वर्क सर्टिफाई 1,43,000 अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, चलिए निकालिए, 1,43,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, 71.5%। तो वर्क सर्टिफाई और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का जो रेशियो आया कितना आया, 71.5%। हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसका फॉर्मूला है, अब हमें इसमें केस याद करने होंगे। यदि वर्क सर्टिफाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 50% या उससे ज्यादा हो जाता है तो कितना प्रॉफिट P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो क्या फॉर्मूला है, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाई। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नोशनल प्रॉफिट है 18,150, यहाँ पर करेक्शन करिए 18,150। ठीक है, नोशनल प्रॉफिट है 18,150, मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कैश रिसीव्ड। तो कैश रिसीव्ड आप देखिए, कैश रिसीव्ड दिया हुआ आपको 1,30,000, वर्क सर्टिफाई है 1,43,000। ठीक है, चलिए अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कितनी वैल्यू हमारी यहाँ पर आ रही है, कितना प्रॉफिट P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा। चलिए करिए, 18,150 इंटू 2/3 इंटू 1,30,000 अपॉन 1,43,000, 11,000 रुपए का प्रॉफिट P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा। चलिए 11,000 का प्रॉफिट P&L अकाउंट में ट्रांसफर हुआ और रिमेनिंग प्रॉफिट जो बैलेंसिंग फिगर के रूप में आता है
वो आएगा रिजर्व के अंदर, तो 18,150 माइनस 11,750 ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, अकाउंट क्लोज, अकाउंट क्लोज। चलिए ये हमारा अकाउंट कंप्लीट है। देखिए आप यहाँ पर 11,000 का अमाउंट पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, 7,150 का अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर हुआ। अब हमें बनाना है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के बाद अब हमें क्या बनाना है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो बहुत सिंपल सा अकाउंट बनता है। इसमें जितना कैश कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टी से मिल गया, देखिए वो क्या एंट्री पास करेगा, जब कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टी से कैश मिलेगा तो वो क्या एंट्री पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट। किससे मिला, कॉन्ट्रैक्टी से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। अब जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में कहां पर आएगा, बाई कैश 1,30,000 रुपए मिल गए, अकाउंट क्लोज कर देंगे, उसका बैलेंस निकाल लेंगे। अगला जो अकाउंट, अगला जो बैलेंस शीट है वो आपको अच्छे से यहाँ पर समझनी। देखिए बैलेंस शीट में आप किस तरह से इन आइटम्स को दिखाने वाले हो। ये कंफर्म आइटम है, फिक्स आइटम है। देखिए सबसे पहले वर्क इन प्रोग्रेस आप दिखाओगे, असेट एंड लायबिलिटी। ठीक है, असेट एंड लायबिलिटी, ये एक पुराना फॉर्मेट है, असेट एंड लायबिलिटी। तो आप देखिए वर्क इन प्रोग्रेस क्या दिखाओगे इसमें, तो जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अभी हमने बनाया था उसमें WIP कितना आया था, 146,400 WIP। ठीक है, देखिए WIP तो 146,400 आप यहाँ पे लोगे, उसमें से आप रिजर्व को माइनस करोगे और कैश रिसीव्ड को माइनस करोगे। एक बार प्रोसीजर आप देख लें, बैलेंस शीट के अंदर WIP आती है, बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो वो कैसे निकलती है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो WIP हमने कैलकुलेट की थी 146,400, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, उसमें माइनस करेंगे अमाउंट ऑफ रिजर्व। ठीक है, रिजर्व में जो अमाउंट अभी हमारा ट्रांसफर हुआ था वो हम माइनस करेंगे। तो WIP कितना था 146,400, रिजर्व में कितना अमाउंट आया था हमारा अभी 7,150, और एक और आइटम हमें माइनस करना है कैश रिसीव्ड 1,30,000। जैसे हमने इसको माइनस किया हमें बैलेंस शीट का वह अमाउंट पता लगेगा जो WIP के नाम से आएगा 925050। उसके अलावा जो असेट, जो आइटम आज भी हमारे पास है, तो देखिए 1,400 रुपए का मटेरियल बच गया था, 8,200 रुपए का प्लांट हमारा बच गया था, वो यहाँ पर बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा। इसी प्रकार 1,800 रुपए की वेजेज ऐसी थी जिसका अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, तो ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या है, लाइबिलिटी, तो इसको कहाँ दिखा दिया, लाइबिलिटी साइड में। इसी प्रकार 200 रुपए का डायरेक्ट एक्सपेंडिचर था जो कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए लाइबिलिटी है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बट नॉट पेड, उसे भी कहाँ दिखा दिया हमने यहाँ पर, लाइबिलिटी साइड में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हमारा इसमें अमाउंट आया था उसे हमने यहाँ पर इनकम के रूप में दिखा दिया। तो 3 अकाउंट हमने यहाँ पर बनाए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट एंड बैलेंस शीट।